बहुत पुरानी बात है। राजा रुद्र प्रताप बहुत प्रतापी और निडर राजा थे। वो बहुत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, लेकिन जिज्ञासु होने के कारण उनके पैर एक जगह नहीं टिकते थे। देश विदेश में घूमकर उनकी संस्कृति व रहन सहन के बारे में जानना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। इस घूमने की वजह से उन्हें बार बार वेशभूषा बदलनी पड़ती थी, जिसमें राजा रुद्र प्रताप बहुत प्रवीण हो गए थे। एक बार व्यापारी का वेश बनाकर राजा अपने विश्वास पात्र मंत्री अनंत के साथ दक्षिण दिशा की ओर देश की तरफ चल दिए। उनके घोड़े हवा से बातें करते हुए चले जा रहे थे। जंगल के रास्ते में गहरी रात हो गई। भूख भी जोर से लग रही थी। किसी वृक्ष के नीचे रुककर उन्होंने रात बिताने का निर्णय कर लिया। मंत्री अनंत खाने के लिए फल तोड़ लाया। फल खाकर राजा को प्यास लगी तो दोनों आसपास पानी तलाशने लगे। तभी उनकी नजर एक रूपवती स्त्री पर पड़ी, जो एक घड़े में पानी लिए जा रही थी। राजा को घोर आश्चर्य हुआ कि इस गहन जंगल में ये इतनी सुंदर स्त्री कहाँ से और कैसे आ गई। अभी राजा उससे कुछ बोलने ही वाले थे कि अनंत ने राजा का हाथ पकड़कर रोक दिया और चुपचाप उसका पीछा करने लगे। वो स्त्री एक गुफा में प्रवेश कर गई। दोनों बाहर रुककर अंदर से आने वाली आवाजें सुनने लगे। अंदर से 2-3 मनुष्य के बातें करने की आवाजें आ रही थी। राजा दंग रह गया। इस सुनसान जंगल में ये लोग कौन हैं? उन्होंने उस गुफा में प्रवेश करने की ठान ली। जैसे ही दोनों ने अंदर प्रवेश किया, वो मनुष्य एकदम सचेत हो गए, क्योंकि वहां उड़कर आए सूखे पत्तों की चरमराहट उन्होंने सुन ली थी। राजा और मंत्री अनंत ने देखा कि पुरुष और 3 स्त्रियां हाथ में डंडा, तलवार और कुल्हाड़ी लिए बिना बुलाए किसी मुसीबत का सामना करने को तत्पर हैं। उनमें से सबसे बड़े दिखने वाले मनुष्य ने कड़क कर पूछा, ए, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? तब राजा बोले, हम राही हैं और राह भटक कर इस जंगल में फंस गए हैं। राजा रुद्र प्रताप ने अपनी कमर से बंधे तलवार व कटार दूर फेंकते हुए कहा, हम आपका किसी प्रकार अहित नहीं करेंगे। ऐसा आश्वासन देकर उन सभी को राजा ने आश्वस्त किया और अपना व अनंत का परिचय एक व्यापारी का दिया। अनंत ने सन्नाटा भंग करते हुए पूछा, आप लोग इस गहन जंगल में किस आशय से हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर उनमें से सबसे बड़े दिखने वाले व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम चंद्रमणि है। हमारा दुर्भाग्य हमें इस वीरान जंगल और जंगली जानवरों से भरे इस घने जंगल में ले आया है। हम सब कांतिपुर नामक नगर के निवासी हैं। मैं एक मंदिर का महंत हूँ, जिसमें नित्य प्रति नगर का राजा दर्शन में पूजन करने के लिए आया करता था। पर नियति तो देखो, अब मैं इन सब दुविधाओं को झेल रहा हूँ। रुद्र प्रताप ने पूछा, तो ऐसा क्या हो गया? सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर आप लोगों की ये दशा कैसे हो गई? तो चंद्रमणि के चेहरे पर दुख व अनजानी चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। लगभग हकलाते हुए उसने बताया कि मेरी छोटी बेटी विद्या और बड़ी बेटी वाणी हाट के लिए गई हुई थी, जो नगर के द्वार के निकट ही थी। अचानक एक बहुत ज्यादा शोर करते हुए लोग उसकी ओर आगे आ रहे थे, जहां मेरी बेटियां कुछ खरीदारी कर रही थी। उन लोगों के पीछे पीछे एक बहुत भयंकर राक्षस चला आ रहा था। जो उसके सामने आता उसे अपने गदा से मारकर घायल करता चला आया था। राजा के सैनिकों ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में सारे के सारे सैनिक ढेर हो गए। भगदड़ मचती देख वाणी और विद्या ने भी भागना शुरू किया, तो ना जाने कैसे राक्षस ने देख लिया और पीछा करके उनके समीप आ गया। वाणी तो कहीं छुप गई, लेकिन छोटी बेटी विद्या को उसने पकड़ लिया और विद्या से बड़े प्रेम भरे शब्दों से बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक बार मैंने तुम्हें पानी लाते हुए देखा था, तब से ही मन तुम्हें चाहता हूँ। चाहूँ तो अभी तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करने आज यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहती हो। मैं पूर्णिमा की संध्या को तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगा। मेरी दोनों बेटियां बहुत डर गईं और भागकर घर आ गईं। घर आकर सविस्तार सारी बातें हमें बताईं। हमारा खून खौल गया, किंतु उस राक्षस का हम बिगाड़ भी क्या सकते थे। माया जाल में वो बहुत निपुण है। हम दौड़कर राजा की शरण में चले गए। राजा वीरभद्र ने हमें आश्वस्त किया और भेज दिया, परंतु उपाय उनके पास भी नहीं था। मैं अच्छी तरह से जानता था। एक रात मेरे घर के पास
पदचाप सुनाई दी। हमने अनुमान लगाया शायद वही राक्षस हमारे घर पर नजर रख रहा है। मेरे दिमाग में एक उपाय सूझा। मैं एक ऐसी वनस्पति जानता हूँ जिसे खाकर मनुष्य कुछ घंटे के लिए अचेत हो जाता है। अगले दिन जंगल जाकर वह औषधि ज्यादा मात्रा में तोड़ लाया। थैले में रखी वो बेहोशी की वनस्पति इतनी तेज थी कि उसमें बहुत तेज गंध आ रही थी। मैं जैसे तैसे घर में घुस गया। अब बारी आई राक्षस को दवाई खिलाने की। वाणी ने विद्या के कानों में युक्ति सुना दी। बातें करके दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं उनकी युक्ति में उनका साथ देने के लिए तैयार हो गया था। थोड़ी देर में बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनने की खुशबू घर में फैलने लगी। मैं सारी बातें समझकर मुस्कुरा उठा। रात को ये नशीले लड्डू एकदम तैयार थे। रात के दूसरे पहर में हमें भारी कदमों की आवाजें आने लगी। मेरी बेटी विद्या ने वो नशे के अचेत करने वाले लड्डू लेकर खिड़की पर खड़ी हो गई और जैसे किसी मनुष्य से बात करते हैं वैसे ही अदृश्य राक्षस से मीठी मीठी बातें करने लगी। क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, जो मुझ पर नजर रखने के लिए यहाँ घूम रहे हो? राक्षस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और जल्दी से वास्तविक रूप में आकर खिड़की पर खड़ी मेरी बिटिया के पास आकर खड़ा हो गया। मेरी बेटी ने कहा, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती, ना तुम्हारे विषय में कुछ जानती हूँ। तो राक्षस एक बड़े आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना परिचय देने लगा। मेरा नाम अभिजीत है और मैं नगर के बाहर एक गड्ढे से होकर जाते हुए रास्ते से पाताल लोक से आता हूँ और पाताल का राजकुमार हूँ। मेरे पिता वहाँ के राजा हैं। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम मेरे साथ हमेशा खुश रहोगी। विद्या ने झूठी खुशी दिखाते हुए कहा, वाह, मैं पाताल लोक के राजा की रानी बनूंगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। राक्षस अभिजीत बोला, यही नहीं, मेरे पास बहुत बड़ा खजाना है। हम बहुत धनवान हैं। विद्या ने झटपट सूझबूझ दिखाते हुए कहा, लो, इसी खुशी में मिठाई खाकर मुंह मीठा करो। राक्षस ने कहा, नहीं। तो विद्या अवाक खड़ी रह गई कि अब क्या होगा। पर अचानक राक्षस बोला, मैं तुम्हारे इन प्यारे हाथों से ही लड्डू खाऊंगा। तो विद्या तैयार हो गई और राक्षस एक एक करके 18-20 लड्डू खा गया। हर लड्डू पर वो तारीफों के पुल बांध रहा था और खाता जा रहा था। तभी उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी और दीवार के सहारे बैठने लगा और बड़बड़ाता जा रहा था, बहुत स्वादिष्ट लड्डू हैं, बहुत स्वादिष्ट लड्डू हैं। थोड़ी देर बाद वो बेहोश होकर धरती पर लुढ़क गया। मेरी बेटी ने गौर से देखा और हिम्मत करके बाहर जाकर उसे हिला डुलाकर आवाज लगाई, अभिजीत, अभिजीत। लेकिन वो टस से मस न हुआ। जो सामान पहले ही हमने बांध कर रखा हुआ था उठाकर सर पर दौड़ने लगे और यहाँ पर आकर ही दम लिया। जब हम निकल रहे थे, जरूरत का सारा सामान हमने यहाँ जुटा लिया था। फिर भी अगर कोई चीज की जरूरत होती है तो मेरी पत्नी जानकी जाकर ले आती है, क्योंकि राक्षस तो उसे पहचानता ही नहीं है। राजा ने पूछा, आपके राजा ने आपकी कोई सहायता क्यों नहीं की? तो महंत चंद्रमणि ने कहा, हम किसी को भी बिना बताए चुपके से यहाँ आ गए थे। राजा रुद्र प्रताप बोले, आप बिल्कुल भी दुखी न हो, मैं और मेरा साथी अनंत आप लोगों की सहायता करेंगे। आप बस हमें अपने नगर व घर का रास्ता बता दो। चंद्रमणि ने कहा, नहीं नहीं, राक्षस बहुत ही भयानक है और वो बहुत बलशाली भी है। उसे मारना व्यापारियों के बस की बात नहीं है। आप लोग इस गुफा में आराम करो और कल सुबह यहाँ से अपने रास्ते पर चले जाना। राजा बोला, आप हमें कम ना समझें, हम दोनों एक बड़ी सेना के लिए पर्याप्त हैं। अनंत ने रहस्य खोलते हुए कहा कि ये श्रावस्ती के महान महाराज रुद्र प्रताप हैं। इतना सुनते ही चंद्रमणि और उनका परिवार जमीन पर घुटनों के बल बैठकर महाराज को प्रणाम करने लगे। आसपास के राज्यों में भी रुद्र प्रताप की वीरता व महानता की चर्चाएं बहुत आम थीं। अब उन्हें विश्वास हो गया, हमारे सामने कोई साधारण व्यापारी नहीं, अपितु वीरता व बल की मूर्ति महाराज रुद्र प्रताप है। अब रुद्र प्रताप को उन सभी ने निसंकोच घर व नगर के दोनों का रास्ता बता दिया। अगली सुबह उस परिवार ने रास्ते के लिए भोजन बना कर दिया और उनसे दोबारा मिलने का वचन लेकर विजय तिलक कर दिया। रास्ता खोजते खोजते रुद्र प्रताप और अनंत नगर में पहुंच गए और फिर उस घर तक भी पहुंच गए जहां पर महंत का परिवार रहता था। दोनों छुप कर सुनने लगे, कहीं कोई आवाज तो नहीं आ रही, क्योंकि राक्षस अदृश्य रूप में भी हो सकता था। लेकिन कई घंटों बाद भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तभी उन्हें याद आया कि
चंद्रमणि ने बताया था कि राक्षस पाताल लोक से आया था और नगर के बाहर एक गड्ढे से होकर वहां का रास्ता जा रहा था। दोनों नगर के बाहर गड्ढे को खोजने चल पड़े। तभी कच्ची मिट्टी पर बने ताजे पांव के निशान पर अनंत की नजर पड़ी तो उसने राजा का हाथ पकड़ा और एक मकान के पीछे ले गया और अनंत उनके कान में कहने लगा, सामान्य से बड़े पांव के ताजे निशान आसपास बन रहे हैं, अर्थात राक्षस आसपास ही घूम रहा है। अब तो राजा भी चौकन्ना हो गया। उसने महसूस किया कि अनंत का कथन एकदम सत्य है। अब दोनों पहले से ज्यादा सचेत और छुपते छुपाते चल रहे थे। नगर से बाहर पहुंचते समय इस बात का भी ध्यान रख रहे थे कि कहीं राक्षस की दृष्टि हम पर पड़ न जाए। ढूंढते ढूंढते रात हो गई। इस प्रकार अब इन दोनों की पाताल लोक का रास्ता खोजने की जिज्ञासा कुछ घंटों के लिए शांत पड़ गई। सुबह उठते ही नित्य कर्म करने के पश्चात भगवान की आराधना करके मार्ग ढूंढने निकले। दोनों धीरे धीरे बातें करके आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक पेड़ से कोई भारी सा जानवर जैसा कुछ कूद पड़ा। दोनों धड़ाम से नीचे गिर पड़े। अभी समझ भी ना पाए थे कि उसने इन दोनों यानी राजा व उसके मंत्री अनंत की पिटाई लगानी शुरू कर दी। दोनों ने इस मानव जैसी आकृति के जानवर को देखा तो दोनों समझ गए, यही राक्षस है जो विद्या से विवाह करना चाहता है। अच्छी तरह पिटाई के बाद दोनों की हालत खराब होने लगी, लेकिन उन्होंने संभलते हुए आत्मरक्षा करने की कोशिश की। उन दोनों ने भी अपनी अपनी तलवारें निकालकर आक्रमण किया, लेकिन ये क्या, राक्षस ने उनकी तलवारें छीनकर दूर फेंक दी। अब दोनों के पास पिटाई खाने के अलावा कोई चारा ही ना था। लगातार पिटाई खाने से दोनों बेहोश हो गए और काफी देर बाद उन्होंने अपने आप को दो अलग अलग कोठरियों में बैठा पाया। दोनों कोठरियां आमने सामने ही थी। सामने की कोठरी में राजा रुद्र प्रताप ने ध्यान से देखा तो पाया वहां अनंत बेहोश था, जो पत्थर पर बैठा था और उसका सिर कोठरी की दीवार से टिका था। राजा से रहा न गया। जैसे ही वो पत्थर के उस चबूतरे से उठा, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात तो ये है, थक हार कर राजा रुद्र जैसे ही चबूतरे पर बैठा, फटाक से वो दरवाजा खुल गया। राजा अब समझ गया था, यांत्रिक और रहस्यमयी जेल खाने में बंद है वो। राजा चिल्ला चिल्लाकर अनंत को उठाने की कोशिश करने लगा। वहां के अंधेरे और घुटन से भरे वातावरण के कारण अनंत की बेहोशी और गहरी हो गई थी। काफी देर बाद अनंत उठा और उल्लुओं की तरह आंखें फाड़े इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर खुले दरवाजे पर पड़ी और देखते ही दरवाजे की तरफ दौड़ा और लोहे की सलाखों पर जाकर बहुत जोर से टकराकर गिर गया। इस स्थिति को देखकर राजा उस खराब स्थिति में भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। अनंत ने चौंक कर राजा की तरफ देखकर घोर आश्चर्य से पूछा, ये बंद कैसे हुआ? राजा बोला, जाकर दोबारा चबूतरे पर बैठो। अच्छे बच्चे की तरह अनंत जाकर चुपचाप बैठ गया। बैठते ही उसके सामने वाला दरवाजा फिर से खुल गया। अब सारी बात अनंत की समझ में भी आ गई। सारी रात दोनों अपने अपने चबूतरे पर बैठे बातें करते रहे। अगली सुबह सूरज की रोशनी इतनी कम आ रही थी जैसे एक बहुत बड़े महल में रोशनी करने के लिए एक दिया जला दिया हो। भूख के कारण उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। अचानक रुद्र को बहुत झुंझलाहट होने लगी और जिस चबूतरे पर वो बैठा था उस पर लात से प्रहार करने लगा। लगातार प्रहार के कारण एक बड़ा टुकड़ा चबूतरे से थोड़ा सा हिल गया। अब तो रुद्र प्रताप के हृदय में जोश हिलोरे मारने लगा। पूरे उत्साह में भरकर वो कमजोर जगह पर लगातार लातें मारता रहा। पीछे अनंत चीखता रहा, ये क्या कर रहे हो, चोट लग जाएगी। लेकिन राजा ने उसके चीखने का कोई उत्तर न देकर लातें मारने में व्यस्त रहा। अंततः एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया और उसे उठाकर राजा अनंत ने चबूतरे के उस स्थान पर रख दिया जहां वह बैठा था। उस शिला के भार से दरवाजा अचानक से खुल गया। राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा और लपक कर वो दरवाजे से बाहर निकल गया और सीधा अनंत की कोठरी में घुस गया। इधर कांतिपुर के राजा वीरभद्र ने एक बहुत बहादुरों की सेना तैयार की, जिन्हें बारूद और अति उन्नत अस्त्र शस्त्रों को देकर राक्षस की खोज में नगर के बाहर भेजा। बहादुर सेना खोज में जुट गई।
यहाँ कोठरी में कैद हुए दोनों राजा और मंत्री योजना बना रहे थे कि सहसा राजा उठा और बाहर चला गया। उस कारागार से एक भारी पत्थर घसीटता हुआ लाया। जल्दी जल्दी दोनों ने पत्थर चबूतरे पर रखा। फाटक खुले और फुर्ती से दोनों बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, राक्षस और राजा और अनंत का आमना सामना हो गया। अगले क्षण राजा राक्षस की पीठ की तरफ घूम गया और राक्षस अनंत का गला पकड़कर हवा में उठाए खड़ा था और अनंत उससे छूटने के लिए छटपटा रहा था। रुद्र ने आव देखा न ताव राक्षस की पीठ पर चढ़ गया और उसकी गर्दन अपनी बाजू में दबाने लगा। राक्षस को शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी गर्दन बहुत मोटी थी। राजा रुद्र के हाथ की लंबाई उसके अनुसार छोटी थी। तभी राजा को राक्षस ने दूसरे हाथ से पकड़कर पटक दिया। राजा बहुत देर तक धरती पर पड़ा तड़पता रहा। अनंत की हालत बहुत खराब हो गई थी। तभी राजा चिल्लाकर बोला, उसे छोड़ दो, हम जानते हैं जिससे तुम विवाह करना चाहते हो वो कहाँ पर है। ऐसा सुनते ही राक्षस ने अनंत को छोड़ दिया। राजा, जो अब भी धरती पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था, उठा और बोला, लेकिन हम तभी पता बताएंगे जब आप हमें सुरक्षित बाहर छोड़ोगे। राक्षस विद्या के प्यार में डूबा बोला, अगर तुम सचमुच हमें पता बता दोगे, हम अवश्य तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। तुम प्रसन्नता पूर्वक कहीं भी जा सकोगे। जल्दी बताओ, अन्यथा मेरे हाथों मारे जाओगे। राजा ने पैंतरा मारा, हमारे साथ चलो, हम वहीं ले चलते हैं। राक्षस बोला, पहली बात, मैं अदृश्य रूप में चलूंगा। दूसरी बात, अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो मैं तुम्हें तभी मार दूंगा। दोनों ने अच्छा जी कहकर अपना समर्थन दिया और चलने को तैयार हो गए। राक्षस आगे आगे उस बहुत लंबी गुफा से निकला। पीछे पीछे राजा व मंत्री अनुसरण करके चलने लगे। लगभग एक पहर चलने के बाद वो गुफा के बाहर निकल गए। बाहर निकलकर दोनों ने चैन की सांस ली। अब राक्षस से पीछा छुड़ाकर कैसे भागा जाए या इसे कैसे मारा जाए, यही सोचते आगे बढ़ रहे थे कि कांतिपुर के सैनिक वहां आ धमके। सैनिकों के सरदार ने कड़क कर पूछा, ए, वहां कौन है? तो दोनों स्तब्ध रह गए। राक्षस, जो कि अदृश्य था, उन सैनिकों को दिखा नहीं। राजा ने आंखों के इशारे से सैनिकों के सरदार को पीछे की तरफ दिखा दिखाकर कहने लगा, मान्यवर, हम व्यापारी हैं और नगर की तरफ जा रहे हैं। सरदार पहले समझा नहीं, किंतु बार बार किए गए इशारे को समझते हुए उसने अनुमान लगाया कि दाल में कुछ काला है। मुझे लगता है तुमने मदिरा पान किया है, मुंह सूंघाओ, कहकर सैनिकों का सरदार राजा का मुंह सूंघने का अभिनय करने लगा। जैसे ही सरदार निकट आया तो राजा उसके कान में बोला, राक्षस। इतना सुनते ही सरदार के शरीर में विद्युत धारा सी फैल गई। लगभग हकलाते हुए एक दिशा की तरफ इशारा किया और चिल्लाकर बोला, आक्रमण। इतना सुनते ही सभी सैनिकों ने तीर चलाने शुरू कर दिए। अचानक हुए आक्रमण से पहले तो राक्षस सकपका गया, फिर आत्मरक्षा हेतु सैनिकों को उठा उठाकर पटकने लगा। एक दो सैनिकों को छोड़कर सभी पूरी तरह से घायल हो गए। किंतु इस हमले में एक बात अच्छी हुई कि किसी सैनिक के तीर से राक्षस का सींग कट गया, जिससे राक्षस अदृश्य न रह पाया। उसके सींग की वजह से वह अदृश्य हो रहा था। बाकी बचे सैनिक और सरदार भाग खड़े हुए। अब राक्षस राजा रुद्र की तरफ मुड़ा और धोखा धोखा चिल्लाकर मारने को दौड़ा। राजा और अनंत हाथ जोड़कर बैठ गए। बोले, हमें नहीं पता ये लोग कौन हैं, हम नहीं जानते। राक्षस अपने सिर से कटे सींग का स्थान सहलाने लगा तथा अदृश्य होने की शक्ति हाथ से जाने पर पछताने लगा। राजा ने कहा, अब चलें? तो राक्षस ने कहा, कितनी दूर जाना होगा? राजा बोला, बहुत दूर। तो राक्षस बोला, जल्दी चलो, कहीं मेरे विवाह में कोई अड़चन ना आ जाए। राजा और अनंत ने कहा, आप बहुत बलवान हो और बहुत तेज भी चलते हो। हम साधारण मनुष्य थोड़ा दूर चलते ही थक जाते हैं। हम घोड़े पर बैठ जाएं तो आपकी चाल के बराबर हम चल सकते हैं। कल सुबह तक हम पहुंच जाएंगे। राक्षस बोला, वो तो ठीक है, मगर घोड़े कहाँ से आएंगे? तभी राजा नगर की ओर मुड़ा और सीधा एक धनी व्यक्ति के वैभवपूर्ण महल में जा पहुंचा। अस्तबल में बंधे 2 घोड़े वहां से चुरा लिए। कोई जान ना पाया। नगर से बाहर आते ही अनंत और राजा रुद्र घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। पीछे पीछे राक्षस लगभग भागता हुआ चल रहा था। 2 कोस चलने पर ही राक्षस थक कर चूर हो गया और हाँफते हाँफते बोला, बस बस, विश्राम करेंगे,
कहकर धम से जमीन पर बैठ गया। दोनों घुड़सवार मुस्कुराने लगे और राक्षस के समीप ही जाकर बैठ गए। राक्षस ने राजा का हाथ पकड़ा और अनंत से कहा, तू जा और खाने को कुछ लेकर आ, तब तक ये मेरे पास रहेगा। राजा ने गर्दन हिलाकर उसे जाने का संकेत दिया। अनंत के जाने के बाद राजा उसी राक्षस से विद्या की बातें कर करके उसका ध्यान भटकाने लगा और अपना विश्वास जमाने के लिए उससे बोला, विद्या जैसी रूपवती के लिए आप जैसा बलवान समझदार वह एक लोक का राजा ही उपयुक्त है, अन्यथा उसके पिता किसी दरिद्र के साथ विवाह कर देंगे उसका। इतना सुनते ही राक्षस के भयानक चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद अनंत ढेर सारे फल व एक मटका शराब का ले आया। राक्षस ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, ये क्या है? अनंत बोला, श्रीमान जी, ये बहुत उत्तम शराब है, आपकी सेवा में। राक्षस ने पूछा, ये कहाँ मिली? तो अनंत ने बताया, पास में ही एक कबीला है, बड़ी निवेदन करने के पश्चात ये सब उन्होंने मुझे दे दिया। बिना देर किए राक्षस ने मटका मुंह से लगा लिया और फल खाने लगा। अनंत और रुद्र ने भी फल खाकर अपनी भूख मिटा ली। धीरे धीरे शराब ने राक्षस पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे नशे की जकड़ में आ गया। इन दोनों की तरफ देखकर प्यार भरे तरीके से बोला, तुम दोनों मेरे भाई हो, मेरे विवाह में दोनों को नाचना पड़ेगा। तुम दोनों विवाह के बाद मेरे निजी सहायक बन जाना, बहुत मजा आएगा। और अब चलें, बहुत विश्राम कर लिया और घोड़ा तो अब तुम्हारा भाई चलाएगा। रुद्र ने कहा, देखिए श्रीमान, हमें आज की रात यहीं बितानी चाहिए। इस पर राक्षस ठीक है कहकर उठ गया और बोला, चलो नाचते हैं। और ऐसा कहकर राक्षस अजीब तरह से हाथ पैर फेंक फेंक कर नाचने लगा। दोनों मित्र अपनी हंसी दबाकर ताली बजा बजा कर प्रोत्साहन देने लगे। थोड़ी देर में राक्षस बुरी तरह से थक गया, जो कि पहले से ही बहुत थका हुआ था। आंखें बंद करके लेट गया और लेटते ही गहरी नींद में खो गया। दोनों मित्रों ने योजना बनाई। घोड़े को बांधने की रस्सी उस राक्षस के पैरों में कसकर बांध दी और एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर रुद्र व अनंत उठाकर ले आए। उन्होंने अपने सिर से ऊंचा उठाकर वो भारी पत्थर राक्षस के सिर पर जोर से दे मारा। पत्थर की मार से राक्षस के सिर से खून बहने लगा और तड़प कर राक्षस उठा, किंतु फिर नीचे गिर पड़ा। दोनों मित्रों ने आव देखा न ताव पत्थर फिर से उठाया और धड़ाम से मार दिया। ये चोट इतनी असहनीय रही राक्षस के लिए कि वह उठ नहीं पाया। फिर तीसरी बार भी उस भारी पत्थर का प्रहार उन्होंने राक्षस पर कर दिया। कुछ देर तड़पकर राक्षस ने प्राण त्याग दिए। दोनों राजा और मंत्री खुशी से उछल पड़े। वो मारा, दोनों चिल्लाए। कुछ देर आराम करने के पश्चात राजा रुद्र ने कहा, अनंत, तुम घोड़ा लेकर कांतिपुर के राजा को शुभ सूचना दे दो और वहीं ठहरना। इस जगह का पता बताकर सैनिकों के साथ आकर राक्षस का शव दिखा देना। मैं विद्या के परिवार के पास जाकर यह शुभ सूचना सुनाता हूँ। अनंत भेद भरे कटाक्ष मुस्कान के साथ, जो आज्ञा महाराज, कहकर विदा हुआ और साथ ही राजा घोड़ा लेकर उस गुफा की तरफ चल पड़ा जहां विद्या और विद्या का परिवार था। अगले कुछ घंटे बीत जाने पर दोनों अपने गंतव्य तक पहुंच गए। कांतिपुर के राजा यह सूचना सुनकर गदगद हो गए और दल बल के साथ अनंत के साथ उस स्थान पर चल पड़े जहां राक्षस का शव पड़ा था। उधर राजा रुद्र प्रताप बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान तक पहुंच गए जहां चंद्रमणि का परिवार निवास कर रहा था। गुफा के मुहाने पर राजा ने चंद्रमणि को पुकारा। उस समय सारा परिवार सोया हुआ था। सुनसान जंगल में उस गुफा में राजा की आवाज से चौंक कर सभी जाग गए और बाहर की तरफ झांकने लगे। राजा ने चिल्लाकर कहा, राक्षस मारा गया, अब डरने की कोई बात नहीं है। सब लोग दौड़कर बाहर आ गए। चंद्रमणि बोला, क्या सच? आप सच कह रहे हैं महाराज? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, हमने अपने हाथों से मारा है। सुनकर सब गुफा के बाहर आ गए और खुशी से नाचने लगे। न जाने कितने दिनों के बाद वो लोग ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। न जाने कितनी बार उन लोगों ने राजा रुद्र प्रताप के हाथ चूम लिए। अब तो अपनी सब वस्तुएं वहीं गुफा में छोड़कर कांतिपुर की तरफ दौड़ पड़े। अगली सुबह सब लोग राजा के साथ कांतिपुर के महाराज वीरभद्र के महल के प्रांगण में खड़े थे। राजा की आज्ञा मिलते ही सभी दरबार में उपस्थित हो गए। उन्हें देखते ही महाराज वीरभद्र ने राजा रुद्र का स्वागत किया। महाराज वीरभद्र ने महेंद्र चंद्रमणि व उसके परिवार से क्षमा याचना की और उन्हें बहुत से सोने की मोहरें, आभूषण इत्यादि दिए।
और राज्य में प्रतिष्ठित पद देकर संतुष्ट किया। महंत ने रुद्र प्रताप का असली परिचय देकर सबको चकित कर दिया। राजा रुद्र को अपने आसन से उठकर गले लगाया और राजकीय सम्मान प्राप्त अतिथि घोषित किया। राजा रुद्र चंद्रमणि की तरफ मुड़े और महंत से बोले, मान्यवर, यदि आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चंद्रमणि ने कहा, निसंकोच कहिए महाराज। राजा रुद्र ने कहा, मैं आपकी बिटिया विद्या से विवाह करना चाहता हूँ, कृपया मुझे ये सौभाग्य दें। चंद्रमणि ने कहा, आपने हम सबके जीवन को बचाया है, अब ये जीवन आपका है, जैसा आप उचित समझे करें। राजा इस सहमति को सुनकर विद्या की तरफ देखने लगे। विद्या ने लज्जा कर अपनी पलकें झुका ली। इतने में अनंत रुद्र को कोहनी मारने के बाद कान में फुसफुसा कर कहने लगे, मेरी भी महंत जी की बेटी से बात करा दो। रुद्र ने कहा, मैंने सुना नहीं, जोर से बोलो। इतना सुनते ही अनंत ने बिना देर लगाए जोर से बोला, महाराज, मेरी भी शादी की बात कर लो ना। सभी लोगों ने सुना और जोरदार तरीके से हंसने लगे। खैर, कई दिन बीत गए और राजा वीरभद्र के सौजन्य से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिन और रहकर राजा रुद्र प्रताप और अनंत ने अपनी अपनी पत्नी समेत कांतिपुर से अपने राज्य की यात्रा प्रारंभ की। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी को सुनने के बाद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।